देखिए सांख्यिकी एवं देखिए ये इंडियन प्रेस रिलीज का 17 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी के क्षेत्र में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्यों में व्यक्तियों द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2000 से हर दूसरे वर्ष सांख्यिकी क्षेत्र में आजीवन योगदान और उपलब्धियों के लिए 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रख्यात सांख्यिकीविदों को प्रदान किया जाता है। ये कौन सा पुरस्कार है? सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो सन 2000 से हर दूसरे वर्ष आजीवन योगदान के लिए, किसमें? सांख्यिकी क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रख्यात भारतीय सांख्यिकीविदों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, NHAI ने उपयोगकर्ता शुल्क संग्राहक एजेंसी मेसर्स स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त कर दिया है, जिस पर यह आरोप लगाया गया कि 14 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश में NH नेशनल हाईवे 731 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड पर 12 फ्री प्लाजा में एक राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता पर कथित रूप से हमला करने का आरोप लगाया। यानी कि इसने क्या किया, ये शुल्क उगाही करते थे एजेंसी मेंबर्स स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लोकपाल के स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। भारत के लोकपाल के स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। इसी दिन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का धारा 3 के लागू होने के 2013 में ये धारा 3 के अंतर्गत लागू किया गया था। 16/1/2014 को भारत के लोकपाल की स्थापना हुई। यानी लोकपाल की स्थापना 16 जनवरी 2014 को भारत में लोकपाल की स्थापना हुई थी और ये 16 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाया। यह समारोह नई दिल्ली में लोकपाल कार्यालय में लोकार्पण कार्यालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति, यानी लोकपाल के जो कार्यालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति MS खानविलकर हैं, उनकी अध्यक्षता में मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने श्री प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। यानी भारत के राष्ट्रपति ने किसको नियुक्त किया? प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। श्री प्रवीण वशिष्ठ बिहार के आर्थिक अपराध विभाग एवं आपराधिक जांच विभाग में महानिरीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मतलब इसका अधिनियम है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में एक सतर्कता आयुक्त, 2 अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किया जा सकता प्रावधान है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक बने रहता है। 4 वर्ष हो या जब तक कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले। यानी इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या फिर 65 साल की आयु जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक के लिए 12 पॉइंट होता है। पंजाब और हरियाणा, नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा में हम इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंजाब और हरियाणा में इसे हम लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, असम में माघ बिहू के रूप में। यानी ये फेस्टिवल हैं जो जनवरी में मनाए जाते हैं, जो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। असम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माघ बिहू कब मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात महाराष्ट्र में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी
से 11 जनवरी 8 जनवरी से 11 जनवरी तक मनाए गए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा लिया। यानी सोमनाथ, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सोमनाथ पर्व कब से कब तक मनाया गया, तो 8 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में मनाया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल 13 से 15 जनवरी 2026 में इजराइल में इसमें भाग लिया, जो मत्स्य विभाग से मत्स्य पालन से संबंधित एक आयोजन किया गया था। विश्व स्तरीय पर मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसका थीम था ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026। इसका थीम क्या था, जिस थीम के तहत ये मनाया गया, ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इजराइल की सफल आधिकारिक यात्रा के संपन्न की और यात्रा के बीच यानी इजराइल और भारत के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग संयुक्त मंत्रिस्तरीय आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। संपन्न होने के बाद इजराइल और भारत के बीच में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इससे फायदा क्या होगा, यह घोषणा पत्र प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, टिकाऊ मत्स्य पालन पद्धतियों एवं क्षमता निर्माण के व्यापार में सहयोग के प्रति पारंपरिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और संयुक्त उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की नींव रखता है। देख देते हैं त्रिवल्लुवर दिवस तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है जो प्रतिवर्ष 15 से 16 जनवरी के आसपास पोंगल त्योहार के समय मनाया जाता है। यह दिवस परम पूज्य तमिल कवि हैं त्रिवल्लुवर और उनकी उत्कृष्टि तिरुक्काकुरल जो नैतिकता एवं तिरुक्काकुरल इनकी क्या है, उत्कृष्ट कृति है। इन्होंने लिखा है इस बुक को, जो नैतिकता और सद्गुण प्रेम पर आधारित एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो काफी पूछा जाए 15 से 16 जनवरी आसपास पोंगल त्योहार के दरमियान ये के टाइम पे 16 मनाया जाता है। 15 या 16 जनवरी के आसपास त्रिवल्लुवर दिवस, तो अब की बात 16 को मनाया गया त्रिवल्लुवर दिवस। तो त्रिवल्लुवर दिवस पूछा जाएगा किस दिन मनाया जाता है, कौन से त्योहार के टाइम पे मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है त्योहार, पोंगल त्योहार के मनाया जाता है। ये एक दार्शनिक कवि थे। नेक्स्ट है मोहनलाल मित्तल का 99 वर्ष की आयु में 15 जनवरी 2026। मोहनलाल मित्तल 99 वर्ष की आयु में 15 जनवरी 2026 को लंदन में निधन हो गया। ये क्या थे, विश्व के सबसे बड़े इस्पात निर्मित कंपनी आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष थे, यानी फाउंडर ये थे। नेक्स्ट देखते हैं 14 से 16 जनवरी 2026 तक भारत का राष्ट्रमंडल सांसदों की अध्यक्षता का पीठासीन अधिकारी 28वें सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। यानी राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन दिल्ली में आयोजन किया गया 14 से 16 जनवरी के बीच। इसमें भारत की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन नई दिल्ली में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर लॉर्ड मैकफॉल ऑफ अलुइड PC के साथ सौंदर्यपूर्ण मुलाकात किया। 14 से 16 जनवरी तक भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन का दौरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब बीज अधिनियम 2026 के अंतर्गत अभी तक 5 अगर बीज अधिनियम 2026 के अंतर्गत नया नियम जारी किया। अभी तक बीज में हेरा फेरी करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना था, लेकिन अब 30 लाख रुपए तक का जुर्माना, पहले 500 रुपये तक का जुर्माना। अगर घोटाला या गलत काम करते हैं बीज के साथ, किसान के बीज के साथ, तो उसमें 500 रुपये का जुर्माना था। अब यानी नए बीज अधिनियम 2026 के अंतर्गत अभी तक क्या हुआ कि पहले बीज में हेराफेरी करने पर 500 रुपये का जुर्माना था, अब
30 लाख तक का जुर्माना है, और अगर कोई जानबूझकर हेराफेरी करता है, गलत काम करता है, तो सजा का भी प्रावधान किया गया है। यानी पहले 500 रुपये जुर्माना है, अब बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दिया गया, और जानबूझकर करेगा तो सजा का भी प्रावधान किया गया। जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के जर्मनी दूरसंचार सहयोग का एक संयुक्त आशय पत्र पर जेडीआई पर हस्ताक्षर किया गया। संयुक्त घोषणा पर दूरसंचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने एवं दोनों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारत जर्मनी के बढ़ावा देने और निरंतर उच्च स्तरीय जुड़ाव पर आधारित है। यानी कौन से दो देश, भारत और जर्मनी ने दूर संचार के क्षेत्र में, दूर संचार एवं सूचना के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक आशय पत्र पर एक दूसरे सहयोग का हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट अमेजन फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है अमेजन और फ्लिपकार्ट, मीजो, जियो मार्ट, मेटा, फेसबुक, टॉक प्रो, चिमिया, मास्कमैन, टॉयज इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, वर्धन मार्ट और कृष्णा मार्ट सहित 13 ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस किस लिए जारी किया गया? प्राधिकरण ने पता लगाया कि इनके प्लेटफॉर्म में अनिवार्य वैधानिक अनुमोदन या खुलासे के बिना प्रतिबंधित और संवेदनशील रेडियो आवृत्ति बैंड चलने वाले वॉकी टॉकी का बिक्री का बढ़ावा दे रहे थे। इनको कंपनियों ने नोटिस किया क्योंकि ये वॉकी टॉकी आवृत्ति बैंड यानी कि अनुमोदन खुलासे के बिना प्रतिबंधित संवेदनशील आवृत्ति बैंड पर चलाने वाले वॉकी टॉकी की बिक्री का बढ़ावा दे रहे थे। 446 से लेकर 446.2 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के भीतर ही काम करने के लिए वॉकी टॉकी का लाइसेंस से छूट दिया गया है। यानी अगर आप वॉकी टॉकी इस रेंज में मेगाहर्ट्ज पे यूज कर रहे हैं, 446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के बैंड के भीतर ही काम करने का वॉकी टॉकी लाइसेंस से छूट दी गई है कि आप ऐसे वॉकी टॉकी इस रेंज में यूज करते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे बाहर यूज करते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस की छूट प्राप्त ऐसे उपकरणों को भी भारत में आयात बिक्री से पहले ईटीए प्रमाण प्राप्त करना यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करना की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी, मनमानी या उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स 2020 का उल्लंघन माना जाएगा। कुछ नियम ऊपर दिए गए हैं, वॉकी टॉकी यूज करने के कुछ अधिनियम हैं और ऊपर दिए गए हैं। इस प्रकार उल्लंघन का पुनर्वृत्ति को रोक करने के लिए दूरसंचार अवैध सूचीकरण एवं बिक्री को रोकथाम और विनियमन के लिए दर्शनीय 2025 दिशा निर्देश जारी किया। मतलब सरकार ने रेडियो उपकरणों को अवैध सूचीकरण और बिक्री को रोकथाम एवं विनियमन के लिए 2025 में नया अधिसूचना जारी किया। इन निर्देश के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहले, लिस्टिंग की अनुमति देने से पहले आवृत्ति का अनुपालन सत्यापित करें। बिक्री से पहले अनुमानित आगमन समय का प्रमाणन सुनिश्चित करें। लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं को उपभोक्ताओं के सामने स्पष्ट एवं प्रकट करें। लाइसेंस मुक्त या 100% कानूनी जैसे भ्रामक दावों पर रोक लगाएं। अवैध सूची स्वचालित निगरानी हटाने पर प्रणालियां तैनात करें। अब प्रमाणन बोर्ड ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने मीजो फ्लिपकार्ट अमेजन मेटा प्लेटफॉर्म इंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि चिमिया, जियो मार्ट, टॉक प्रो, मास्कटमैन टॉयज 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट आखिरी है साहित्य अकादमी। 15 जनवरी 2026 नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में साहित्य अकादमी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। फेस टू फेस कार्यक्रम, इसका शुभारंभ फेस टू फेस कार्यक्रम से शुरू किया गया, जिसमें भाग लिया प्रख्यात मलयालम लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता श्री केपी रामुन्नी ने भाग लिया और अपने साहित्यिक जीवन और कार्यों से जुड़े अनुभव को साझा किया। बताया कि कोझिकोडी शहर से हैं, जिसे यूनेस्को द्वारा भारत का पहला एकमात्र साहित्य नगर घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यूनेस्को द्वारा
भारत का एकमात्र साहित्य नगर घोषित किया गया है कोझिकोडी को। कोझिकोडी शहर जहाँ से ये आते हैं रामुन्नी, भारत का एकमात्र नगर साहित्य नगर घोषित किया गया है। सत्र के दौरान उन्होंने अपने मलयालम लघु कहानी, इनकी लघु कहानी एमटीपी गर्भाधान की चिकित्सा पद्धति, एमटीपी गर्भाधान की चिकित्सा पद्धति कुछ अंश पढ़े, उन्होंने कुछ अंश उसका पढ़ा और अंग्रेजी में अनुवाद। और इनके इस बुक का गर्भाधान की चिकित्सा पद्धति यानी एमटीपी का अंग्रेजी अनुवाद अबू बकर काबा ने किया है। इनकी बुक का अंग्रेजी अनुवाद अबू बकर काबा ने किया है। नाटक के रूप में लिखा गया, 7 भागों में विभाजित है। कहानी लेखक अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर गर्भपात की चिकित्सक प्रक्रिया को जुड़े गहन मानवीय नामक चित्रण किया गया है। यानी इनके पुस्तक में ये एक नाटक के रूप में लिखी गई, 7 भागों में विभाजित है। कहानी लेखक अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर गर्भपात की चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़े गहन मानवीय नाटक के चित्रण इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। इनकी पुस्तक का नाम है एमटीपी या गर्भाधान की चिकित्सा पद्धति, जिसका अंग्रेजी ये मलयालम के लेखक और साहित्य हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। और ये जहाँ से आते हैं, जिस शहर से आते हैं कोझिकोड, उसको यूनेस्को ने एकमात्र साहित्य नगर घोषित किया, भारत का एकमात्र साहित्य नगर है।